हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग हमास और इजराइल के बीच हुए सीज फायर पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डेमोक्रेट पार्टी के, वो अपना पद छोड़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं वो अपना पद संभालेंगे, यानी उसकी शपथ लेंगे। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप भी डीप स्टेट यानी अमेरिकी राज्य के वो इंस्टीट्यूशन और वो एजेंसियां जो कुछ लीडरान के विरुद्ध षड्यंत्र करती रही हैं, उन्हें डीप स्टेट का नाम दिया गया है और वो बिना वहाँ के राष्ट्रपति के इशारे के नहीं हो सकता। डेमोक्रेट वैसे भी तथाकथित मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार पर बहुत ज़्यादा सख्त रहते हैं, यह उनके सिद्धांत में है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो अब नए अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनकर आए हैं, उन्होंने कमला हैरिस को पराजित किया था, जो कि अमेरिका की वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट हैं। 3 दिन बाद यानी 20 तारीख को ये नक्शा बदल जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे वहाँ के राष्ट्रपति बन के। उसके पहले जो बाइडेन इजराइल हमास के बीच समझौता करा करके, शांति समझौता करा करके उसका श्रेय लेना चाह रहे थे। इस वजह से उनके दबाव पर बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और खलील अल हाया जो कि हमास चीफ हैं, उनके ऊपर भारी दबाव था कि भाई वे लोग सीज फायर पर एग्री करें, यानी युद्ध विराम पर सहमति जताएं। और दोनों लोगों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई और इस प्रकार से अभी इजराइल ने पूरी तरह से इसको स्वीकार नहीं किया है, हमास ने भले ही स्वीकार कर लिया है। हमास का ये लीडर अल हाया, ये खलील अल हाया, ये वास्तव में कतर की राजधानी दोहा में रहता है। कतर का इसमें मीडिएटरी रोल है, इजिप्ट का इसमें मीडिएटरी रोल है, दोनों अमेरिकी खेमे के देश हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते थे कि उनके सत्ता का त्याग करने के पहले इजराइल और हमास के बीच एक शांति समझौता हो जाए, तो उन्होंने युद्ध विराम का रास्ता निकाला और हल अल हाया और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों पर इसके लिए दबाव डाला कतर के माध्यम से, और कतर के माध्यम से ये समझौता संभव हो पाया है। लेकिन हम लोग इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि इस समझौते का विश्व की राजनीति पर क्या असर होगा। आप सभी लोगों को पता है कि ईरान ने कुछ दिन पहले इजराइल पर ज़बरदस्त हमला किया था और इजराइल ने लगभग 200 मिसाइलों से हमला किया था। उसमें कहा जा रहा है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल थी और पलट करके वार किया था। इजराइल ने भी इजराइल ने ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को छोड़ दिया था और उसके तेल डिपो को छोड़ दिया था। एक प्रकार से बहुत ही टारगेटेड सर्जिकल स्ट्राइक था, लेकिन ईरान ने उसे पचा लिया। जो मसूद पेजेस्कियान, जो कि इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद, इब्राहिम रईसी इसके पहले राष्ट्रपति थे, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं इजराइल में इनके क्या कहते हैं अंतिम शोभा यात्रा और मसूद पेजेस्कियान के शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए ही याहिया, क्या नाम है उसका, जो हमास का चीफ था इसके पहले, ठीक है, वो गया हुआ था। हानिये उसका नाम था, इस्माइल हानिये, वो गया हुआ था और उसी समय इजराइल ने इसको टिप करके मारा और ये वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 को जिसने इजरायलियों को बंधक बनाया, 1200 इजरायलियों करीब हत्या कर दी, 251 इजरायलियों को बंधक बना लिया, वो सब याहिया सिनवात्र के दिमाग की उपज थी। याहिया सिनवात्र के कहने पर ही हमास ने इजराइल के सुपरनोवा पर्व के दिन दक्षिणी इजराइल में हमला करके ये खुराफात किया था। तो मोटे तौर पर इस शांति समझौते से रूस भी खुश होगा, भले ही रूस अमेरिका के विरुद्ध है या अमेरिका रूस के विरुद्ध है, क्योंकि
इसमें बंधकों की रिहाई का मामला है, एक्सचेंज का मामला है। कहा यह जा रहा है कि जो बंधक बना रखे हैं ये हमास ने, उसमें 7 अमेरिकी भी शामिल हैं, तो वो भी छूट जाएंगे। तो इस पर अमेरिका ने तो इसकी पहल किया ही। 1-2 रूसी भी हैं, रूसी बंधक भी इसके साथ छूट जाएंगे, और मैक्सिमम इजरायली हैं, इजरायली तो छूट जाएंगे ही। इसी प्रकार से इजराइल ने हमास के जिन लीडरान को बंदी बना रखा है या जिन लोगों को बंदी बना रखा है उसको वो छोड़ देगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं ये एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होगा, या प्रिजनर्स ऑफ वॉर होगा, या किडनैप्ड पर्सन्स, यानी जिन लोगों का अपहरण किया गया उनको अपहरणकर्ता के रूप में हमास छोड़ देगा, और इजराइल ने युद्ध के दौरान जिन लोगों को बंदी बना रखा है उसको इजराइल छोड़ देगा। इस प्रकार यह सीज फायर हो जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है इजराइल ने आज भी गाजा पट्टी पर जबरदस्त हमला किया है। आपको हम बताते चलें, गाजा पट्टी और पश्चिमी किनारा ये 2 विवादित इलाके हैं। पश्चिमी किनारा रामल्ला में ही पीएलओ का मुख्यालय है। तो इस प्रकार से हमास अन्य के अलावा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे हौती हो, हिजबुल्लाह और हौती को तो सीधे सीधे ईरान सपोर्ट कर रहा था। हमास जब 87 दिसंबर में स्थापित हुआ था रंतीसी के द्वारा और उस अपने और सहयोगियों के द्वारा, तो इस प्रकार से हमास मुख्य रूप से सुन्नी संगठन था, और उसे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त था। लेकिन सऊदी अरब ने बाद में खुल्लम खुल्ला इसका समर्थन करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि इजराइल अमेरिका के ज़्यादा करीब है, और अमेरिका की नज़र में सऊदी अरब चढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ज़्यादा अस्त्र शस्त्र वो अमेरिका से ही खरीदता है। तो इस प्रकार से उसे भी आप अमेरिकी खेमे का देश कह सकते हैं। पहले तो पूरी तरह से अमेरिकी खेमे का देश था, बाद में ओआईसी की पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ी सी उसने दूरी बनाई। लेकिन अभी भी ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि वह अमेरिकी खेमे से अलग हो गया है। वो यूएई जिसने अब्राहम समझौता कर इजराइल के साथ दूतावास स्थापित करने की कोशिश किया, वो उसी की तरह सऊदी अरब भी एक प्रकार से अमेरिकी खेमे का देश है। हालांकि वह ये दिखाता है, वो रूसी खेमे का भी दिखाता है खुद को कि वह रूसी खेमे का भी देश है। प्रिंस सलमान वैसे भारत के प्रति हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखते रहे हैं और अब भी रखे हुए हैं। जो क्राउन प्रिंस हैं वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अगले सम्राट होंगे सऊदी अरब के, उन्होंने भारत को हमेशा सही नज़रिए से देखा है, और नरेंद्र मोदी से भी अच्छे संबंध हैं। मुझे लगता है कि इससे भारत पर कोई सीधा असर तो नहीं होगा, लेकिन अगर गल्फ कंट्रीज में यानी खाड़ी देशों में शांति स्थापित होती है, तो भारत जो कि कतर से सर्वाधिक गैस खरीदता है, और ईरान, इराक, सऊदी अरब आदि से वह कच्चे तेल खरीदता है, खास करके पेट्रोलियम और डीजल के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि पेट्रोलियम की कीमतें आसमान जो छू रही हैं, 100 रुपये के आसपास पेट्रोल हो गया है टैक्स ले करके, और 80 रुपये के आसपास जो है डीजल हो गया है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट है, चूँकि इस पर लोकल टैक्स भी लगता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भारत में देखने को नहीं मिलेंगी। तो वहाँ अगर शांति होगी तो उसका सीधा कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ शांति स्थापित होने से जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो स्काई रॉकेट नहीं करेंगी। साथ ही कतर गैस की आपूर्ति भी करता रहेगा, और यही बात नरेंद्र मोदी ने कही भी थी कि भाई वो यूक्रेन रूस युद्ध में तटस्थता की बात नहीं कर सकते, या ईरान इजराइल युद्ध में तटस्थता की बात नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की नीति हमेशा शांति की रही है, शांति का पक्षधर रहा है, शांति के किसी भी पहल का वो स्वागत करेगा। तो मोटे तौर पर जो बाइडेन भले ही भारत के विरुद्ध कोई कार्रवाई करते रहे हों इनडायरेक्टली, लेकिन इस पहल को ठीक माना जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में
अपनी सहमति जताई थी कि भाई 20 जनवरी के बाद इस तरह की मार-धाड़ नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए इस इलाके में। तो मुझे लगता है कि खलील अल-हाया और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच, या ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति पेजेस्कियान, मसूद पेजेस्कियान और उसके सर्वोच्च नेता अली खamenei के बीच, तथा हमास के कुछ अन्य लीडरान के बीच, जैसे मशाल वगैरह जो उसके अन्य लीडरान बच गए हैं, डैफ, सिनवातर और हानियेव की हत्या हो गई है। इजराइल ने तो मार दिया इन तीनों को। लेकिन अब वर्तमान में अल-हाया, मुझे लग रहा है कि कतर में रहते हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उम्रदराज व्यक्ति हैं, इनको कूटनीतिक मामलों का भी अच्छा ज्ञान है। इसी प्रकार से मशाल को भी है, इसी प्रकार से अन्य लोगों को भी है, दरविश को भी है, अन्य लोगों को भी है। बहुत सारे अभी लीडरान हैं हमास में जो कि इजराइल के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब ये बातचीत होगी, इसका जो आउटकम होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तो अमेरिकी पहल की चर्चा किया। धन्यवाद।